अच्छा, यार मुझे तो तकरीबन 30-40 हज़ार चाहिए। हम्म। 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 पहुंचाई। अच्छा, तो उसको बोलो यार मुझे भी मंगवा दे। यार ये बड़ी काम हो जाएगा तेरा। अभी काम करो ना, तुम उसको 20 हज़ार बोल दो। हाँ, मतलब ये तुम उसको। हाँ हाँ। हाँ हाँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। ठीक है, लेकिन उनको बोलना। लेकिन उनको ये बोलना कि यार फिर इतने इतने मुझे इतने भी दें। 11 वाली में कितने जितनी कंसेशन कर सकते हैं ना, अगर 10.5 कर दें। या वो खुद 11 मंगवा रहे हैं, तुम कह रहे हो? हैं? अच्छा। अच्छा, तुम सरगोदा आ गए हो, अच्छा। अच्छा। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। चलो। हाँ। नहीं, उनको अभी बोलो ना कि 20। हाँ। हाँ, क्यों बोलो कि जो अपना रेट है ना, उनको कहना कि मेरा बड़े करीबी दोस्त है, तो तुम कह इस तरह। हाँ। हाँ, तुम उनको ये कहना कि बस ये टीचर है ना, तो शायद वो ज़्यादा वो कर लें, रिगार्ड कर लें। तो हाँ, ठीक है ना। तो फिर मुझे नंबर दे देना, मैं इससे मंगवा लूँगा कल फिर। मैं तुम्हें 10 मिनट तक कॉल करूँ फिर। ओके ओके, थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, सॉरी। असल में एक और ये भी एक चीज़ मुझे डिस्कस करनी थी। ज़रा अनम्यूट करें, बात अनम्यूट करना ज़रा सबको। ओके सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, एक बात, मैंने आप लोग अभी सब लोग अनम्यूट हो गए? जी सर। ओके। सर अभी हो रहे हैं। अच्छा, ओके राइट। सर आपने हमें आर्टिकल का तो बताया ही नहीं। हाँ, मैं मतलब वही हमें बताने लगा। मुझे यही नहीं हाँ, मैं पता वही चल बता। रहा कि आपको डिलीवर भी हुआ है या नहीं। नहीं नहीं, क्योंकि मुझे डिलीवर आर्टिकल मिल गया है। किया आप है। लोगों ने मुझे ईमेल जिन जिन लोगों ने किया है, मैं बता देता हूँ कि मुझे किन किन लोगों का जो आर्टिकल है वो मिल गया है। जी अभी सर। जो है कहते हैं, मुबशिर ने तो अभी लगता है ताज़ा ताज़ा बनाया फ़ौरन। तो इसी तरह क्या कहना चाहिए, रिदा ने भी, रिदा का मिल गया है। और उसके अलावा जो है मुझे कामरान का मिल गया है। हाफिज़ साहब का मिल गया है। हाफिज़ साहब ने तो फैक्ट्री में बैठ के 10 मिनट में लिख के भेज दिया, स्कैन करके, टाइप करने की भी उन्होंने फुर्सत नहीं की। अच्छा, फिर एहसान का भी मिल गया, जहीर साहब को मिल गया, एनी का मिल गया, इन लोगों का मिला है। बाकी लोग जो हैं, बाकी लोग। एक एक्सक्यूज मी सर। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा नहीं मिला सादिया हबीब। नहीं, आपका तो मुझे नहीं मिला, इसलिए सर मैंने मैंने कहा उस था, जिन अच्छा जिन मैं लोगों। आज चेक करती हूँ, मैंने उस दिन से सेंड किया हुआ है। अच्छा, मुझे मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, मुझे किन किन लोगों का मिला है। मुबशिर, रिदा, कामरान, हाफिज साहब, एहसान, जहीर अब्बास, एनी, इन लोगों का मुझे मिला है। चलें तो सर मैं आज एक दफ़ा फिर आपको सेंड कर देती हूँ, वैसे मैंने उस दिन किया था। आपने किस ईमेल आईडी पे किया था ये? सर जो आपने लिखवाई थी MISIC ICMF। में? जी इस पे किया था। अच्छा। इस पे मुझे नहीं मिला। एनी हाँ, मुझे दोबारा ईमेल कर देना तो वो मिल जाएगा। चलें ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा, इसमें मैं एक एक करके आर्टिकल बताता जाता हूँ कि अभी मैंने पढ़ा है। एनी जो सबसे पहले मिला था, इसलिए मैं उसको पहले पढ़ता हूँ। एनी का मिला था पहले, उसमें। यानी आपका जो आर्टिकल था, इसमें इसकी थोड़ी सी जो लेंथ थी,
वो कम थी, लेकिन जो ऑडियंस को एड्रेस करने का स्टाइल था वो बहुत अच्छा जी था। सर। सर और थैंक यू। ये कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि कहीं जो सेकंड पैराग्राफ था, जी कुछ सर। लोगों की मोस्टली अभी मैंने इसमें जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं वो नहीं निकाली, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं कि पहला लेटर किस, पहला जब सेंटेंस लिखें तो किससे शुरू हो, किससे नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा जुमला ख़त्म कैसे करना है। यहाँ अभी मैं इंग्लिश पे फोकस नहीं कर रहा, लेकिन इंग्लिश में प्रॉब्लम्स हैं, लोगों की ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स भी हैं। अच्छा, सर इसमें भी है थोड़ा जो भी आप मेरा इसमें देख भी रहे है, हैं? जी जी इसमें भी है, ओके। इसमें भी है। और मतलब फॉर एग्जांपल आपने एक जुमला शुरू किया वेयर से, तो जब हम जी कोई जुमला वेयर से शुरू करते हैं तो इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन है, तो आपने उसको फुल स्टॉप पे एंड किया। तो इस तरह की चीज़ें। अच्छा, दूसरी बात ये एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। अच्छा, जी जी। इसी तरह आपने बहुत सारे जुमले जो हैं वो एंड से शुरू किए हैं, कैपिटल ए के साथ एंड। सर वो एक्चुअली एंड, मैंने ट्राई ये किया था कि मैं जितना इजी वर्डिंग को यूज कर सकूं, जैसे हाँ कॉमन वर्डिंग होती है, बिल्कुल, लेकिन उसमें मैंने मतलब वो लिखा हुआ है। कॉमन वर्ड में एंड से शुरू करना ज़रूरी नहीं है। तो बहरहाल इट वाज अट्रैक्टिव। इसमें कुछ चीज़ें और कंटेंट भी डाला जा सकता है। था सर, तो अभी था बिल्कुल। जी, उसको मैंने अभी कट किया था क्योंकि वो 3 हुँ, पेजेस पे जा रहा था फिर। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बहरहाल इसको और बेहतर बनाया जा सकता है। आप लोग इसको कोशिश करें कि और आप इसको और इसमें मज़ीद डायमेंशंस लेकर आएँ। एक ऑर्गेनाइज़ेशन के पर्सपेक्टिव में भी बात करें। अभी तो आप लोगों ने इंडिविजुअल के हिसाब से बात की है। तो सर कोशिश करें। सॉरी, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल टाइप एक जस्ट कोट की हुई थी, जो आजकल का जो करंट हम लोगों का अफेयर चल रहा है, जिसमें ये होता है कि किसी की भी लाइक वीडियोज और पिक्चर्स जो हैं वो लीक हो रही हैं। हाँ, वो तो मैंने मैंने देखी उससे सोशल मीडिया रिलेटेड, पे। हाँ, तो मैंने उससे रिलेटेड भी इसमें मजीद डालना था, लेकिन वो फिर मुझे ये हो रहा था कि वो पेज का मसला आ रहा था कि वो ज्यादा हो रहा था। ये आप वैसे इसको दो ना पेज आप पर ही आ रहा है, नहीं लेकिन जब मैंने सही है, सेंड किया तो उसमें इस तरह से आया है। कोई मसला नहीं। आप लोग कोशिश पहले एक चीज़ को ना थोड़ा सा। अच्छा, इसके अलावा क्या कहना चाहिए, जो आपने फर्स्ट 2 लाइन्स लिखी थी साइबर हाइजीन के बारे में वो अच्छी थी। जी अच्छा, जी उसके सर। बाद ज़हीर आप हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर। सलाम। अच्छा ज़हीर, आपने जो हिस्ट्री का रेफरेंस दिया है डॉक्टर इग्निस का, वो अच्छा था। और लेकिन लग ऐसा रहा है कि जैसे उन्होंने ही सबसे पहले हैंड वॉश करने का कॉन्सेप्ट दिया था। तो थोड़ा सा उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है कि वो बाकी, क्योंकि ये तो खैर इस्लाम ने भी 1400 साल पहले चीज़ थी सफाई का। तो कोशिश करें कि वहाँ से हम इस्लाम से लेकर आएँ जी सर। कि सफाई निफ्स ईमान है उसको हम लेकर चलें बेस बना के। दूसरी बात ये कि आपने एब्रीविएशन उसको यूज़ किया, दैट्स गुड। ये एक नई चीज़ थी, आपने एब्रीविएशन CH कर लिखा। अच्छा, अब इससे एक मुझे आइडिया जनरेट हुआ कि जिस तरह हम पानी या मुख्तलिफ केमिकल पीएच स्केल होता है, तो इसके ऊपर भी किसी ने इस बारे में नहीं लिखा कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी साइबर हाइजीन को एसेस करना है तो वो कैसे करे। उसका कोई पैरामीटर्स हैं, कोई ऐसी आप पैरामीटर खुद बना लेते हैं, जिस तरह कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, उसको हम कहते हैं KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, या की मेट्रिक्स कहते हैं, शायद आपको अंदाज़ा हो। तो वहाँ वो भी हम इस चीज़ में लिख सकते हैं। जी तो सर। इसी तरह सर वो मेरे आपने पास लिखा। था, मेरे पास वो सारा है। अगर आप कहते हैं तो मैं इसमें ऐड करके आपको सेंड कर देती हूँ लास्ट नहीं में। करें, आप लोग करें। देखिए, मैंने इसलिए आप लोगों से कहा कि गूगल स्कॉलर पे जाएं, वहाँ पढ़ें। और ये कि ये तो आर्टिकल का मतलब देखिए सर उसका आर्टिकल। लास्ट पे जो मेरा पैराग्राफ आ रहा था वो ये था कि हाउ टू सिक्योर आवर ठीक है, सिस्टम। वो करें, बिल्कुल सही है। मेरा कहने जी का मकसद इसी तरह ज़हीर आपने ना कुछ सेंटेंसेस में थर्ड पर्सन का शुरू किया है। फॉर एग्जांपल, ही कैन टेक स्क्रीनशॉट्स ऑफ योर लैपटॉप स्क्रीन। तो इस चीज़ को थोड़ा सा थर्ड पर्सन में ना लेके जाएं तो बेहतर है। तो एक तो ये जी चीज़ सर। है। बाकी जी। आप लोगों ने आपने ये लिखा कि व्हाट मैक्सिमम समवन कैन स्टील। इसका ये लग रहा है कि बस इसके अलावा कुछ और स्टील नहीं हो सकता, राइट, जबकि इसके अलावा भी है। लेकिन आपने जो साइबर हाइजीन के अंदर 6 पॉइंट्स लिखे सेफ रहने के लिए, वो बहुत अच्छे थे। फॉर्मेटिंग का थोड़ा सा इसमें मसला है। और जो आपने वेबकैम के हवाले से चीज़ें लिखी, उनमें थोड़ा सा चीज़ें कोशिश करें कि बहुत एक्सप्लिसिटली मत लिखें, ठीक है। जी सर। तो कुछ बेहतर है कि चीज़ों को थोड़ा सा इन इन बिटवीन द लाइन लिख दें तो बहुत ज़्यादा काफ़ी होता है। हर चीज़ को बहुत ज़्यादा ओपन करके लिखना मुनासिब नहीं होता। समझ गया तो सर। एक ये चीज़ है।
अच्छा, तीसरा एहसान। एहसान ने क्या कहना चाहिए? एहसान आप हैं? एहसान? ओके, एहसान नहीं है। बहरहाल एहसान ने 5 पेज का डॉक्यूमेंट लिखा, लेकिन आखिरी 2 और पहला कॉलम जो पहला पेज था वो खाली था। एक्चुअली 2 पेज का डॉक्यूमेंट है, लेकिन एनी हाउ इन्होंने एक नई चीज़ पायरेटेड सॉफ्टवेयर के हवाले से लिखा, स्पाईवेयर्स के बारे में लिखा। इन्होंने अटैक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर दिया। तो बहरहाल ये भी अगर एहसान हो तो फिर मैं उनको बता दूंगा। हाफिज़ साहब आप हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप कहाँ थे? किसी बैरूनी दौरे पे तो नहीं गए हुए थे? नहीं सर, घूमने असल का? में यहाँ लाइट का इशू था सर, लोड शेडिंग का, तो बस इसी वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। अच्छा 4-5 दिन ये मसला चल रहा था। अच्छा, मैं तो बड़ा आपको मिस कर रहा था यार। हाफिज़ साहब नहीं आ जी रहे, सर। सवाल ही नहीं पूछ रहा कोई। तो हाफिज़ जी साहब सर। आपने वैसे खैर मतलब हक अदा नहीं किया साइबर हाइजीन का। आपने साइबर हाइजीन के सर आर्टिकल में हाइजीन नहीं रखी, ये बड़ी गलत बात है। और सर मजे की सर बात मुझे ये सर मैंने बहुत शॉर्ट टाइम दिया सर इसे, मसला ये है। ये तो मैं मैंने कह रहा बहुत हूँ। एंड में सर एक जगह सुने। जी सर और बिल्कुल। हाइजीन की स्पेलिंग में ही गलती है, तो कोशिश करेंगे हाइजीन। हाँ, और दूसरी बात ये कि हाइजीन में हाइजीन नज़र नहीं आ रही कहीं। वो तो पेपर ही इतना मैला सा था, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हुआ। तो पहले तो इसको भी फोकस करें और थोड़ा सा बेहतर जी सर। लिखें, और अपने ठीक है सर। फैक्ट्री के हवाले से लिखें। यूँ समझें कि आप अपने फैक्ट्री के लोगों को, ये मिल के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है ना? ठीक है सर, इंशाल्लाह सर। तो अच्छा, इसके बाद कामरान आप हैं? जी सर। अच्छा, कामरान ने जो है स्टैट्स दिए हैं। आपने 2025 तक मालवेयर्स के कि कितना अटैक हो सकता है। आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखा। आपने कोशिश की है कि रिसर्च आर्टिकल की जो थीम होती है उसको फॉलो किया जाए। जी सर। लेकिन अच्छा, दूसरी बात ये कि आपने जो एडवांटेजेस लिखे वो बहुत ज़्यादा कंप्रहेंसिव थे और बहुत अच्छे थे। और आपने लेकिन आपने एडवांटेजेस के अंदर बेसिकली, जब मैंने उसको पढ़ा तो लगा ऐसे कि आपने एडवांटेजेस के बाद जो एक प्लान ऑफ आपका एक्शन था वो आपने लिखा। तो 9-10 पॉइंट्स, 11 पॉइंट्स के ऊपर पे मुश्तमिल जो था वो बेसिकली आपका ये था एक्शन प्लान। तो वो शायद वो हेडिंग देना आप भूल गए, लेकिन जो आपने प्रैक्टिसेस में पॉइंट लिखे वो अच्छे पॉइंट्स थे और काफ़ी कम्प्रहेंसिव पॉइंट्स थे। तो लेकिन उसमें एक ही थीम नज़र आ रही है। फॉर एग्जांपल, establish awareness needs, perform awareness needs, establish training needs, deliver training। तो आपने बड़े माइन्यूटली चीज़ों को लिखा, लेकिन आपने जो साइबर क्या कहना चाहिए हाइजीन के ऊपर थोड़ा सा और हम इसको भी लिख सकते थे इंटरेस्टिंग टॉपिक करके। लेकिन एनी हाउ इट्स अ गुड एफर्ट। थैंक यू उसके बाद रिदा का आर्टिकल था। अच्छा, सब लोगों ने फॉर्मेटिंग जो है वो बिल्कुल नहीं की, और सब ने लेफ्ट जस्टिफाइड आर्टिकल लिख के मुझे भेज दिया। और ये रिदा आप हैं ऑनलाइन? यस सर। ये कभी भी आपने भी उसको अच्छा एक सेक्शन बनाया, और क्या कहना चाहिए उसको आपने मुझे आपके सेक्शंस अच्छे लगे कि आपने पहले बेसिकली इंट्रोडक्शन दिया, फिर इम्पोर्टेंस के थैंक यू बारे में सर। बात की, फिर प्रॉब्लम्स के बारे में बात की, और फिर प्रैक्टिसेस के बारे में बात की। लेकिन मुझे आपका ये मैं साइबर हाइजीन प्रैक्टिसेस में 7वां पॉइंट था वो मुझे समझ नहीं आया कि मैनेज न्यू इंस्टॉल। ये बात मुझे कुछ क्लियर नहीं हुई कि क्या मतलब था इस बात का। और पासवर्ड चेंजेस, तो ये थोड़ा सा जो आपकी फ्रेजेस थी इनमें एक्सप्लेनेशन की कमी थी, तो इनको थोड़ा सा बेहतर बनाने की ज़रूरत है। ठीक है सर। मुबशिर मुबशिर हैं? हाँ, एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर वो हो सकता है आपको फूड सॉल्यूशन के नाम से आया हो मेल। किसके नाम से आई हो? फूड सॉल्यूशन। फूड सोल्यूशन? सर वो मुझे पता नहीं है, लेकिन ना वो मेरी आईडी इसी नाम से शो हो रही है। आपकी आईडी नहीं है क्या वो? सर वो मेरी आईडी है, लेकिन वो मैंने इसका पहले नाम फूड सॉल्यूशन के नाम से सेव किया था, तो वो शायद इसीलिए इस नाम से शो हो रही हो। नहीं, इस नाम से तो कोई है ही नहीं। कोई नहीं है, मैं दोबारा सेंड कर देती हूँ। ओके, तो ये मुझे दोबारा शेयर कर दें। बहरहाल इट्स अ गुड एफर्ट। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये माशाल्लाह हमारी क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी खासी है, लेकिन
लग ऐसा रहा है कि 10 लोगों ने, 5 लोगों ने, 8 लोगों ने करके फर्ज कफाया कर दिया। तो फारूक, आपकी, अनवार आपकी, अनम, इमरान, हसीब, इन लोगों की तो मुझे मिली ही नहीं चीजें जी। लेकिन नहीं, हाँ, आप लोगों को कुछ अंदाजा तो हुआ ना, कुछ एफर्ट आप लोगों ने इसकी, एक नई चीज थी बिल्कुल ना। जी सर, काफी हम लोग को भी इससे आप कह लें कि एक्सपीरियंस हो गया है कि आर्टिकल को बेसिकली अगर सर्च करना है तो कैसे। सर एक्चुअली मैंने सबसे पहला जो लिखा था वो मैंने बैंक पर ही लिखा था, तो वो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था क्योंकि बीइंग एन एम्प्लॉय मेरे लिए अंदर से ही चीजें मुझे काफी मतलब बैंक में से ही मिल गई। लेकिन इसके लिए मुझे काफी स्टडी करना पड़ा है, तो वो मुझे भी काफी मतलब पता चल गया कि किस पैटर्न से चलना है और सारा। ठीक है, और सर कोशिश करें। जी जी जी। सर मेरा क्वेश्चन है, मतलब कि हम आर्टिकल लिख रहे हैं तो हमारी, एक तो मुझे थोड़ा सा डिसाइड नहीं था और कि ऑडियंस कौन है, दैट्स नंबर वन। एंड सेकेंडली मुझे थोड़ा सा इस चीज में कंफ्यूजन हो रही थी कि जैसे भी आपने मुझे कहा कि इस्लाम से हम लोग रेफरेंस ले सकते हैं या दूसरी, तो इसमें थोड़ा सा समझा दें कि किस तरह की चीज कंटेंट जो है या रेफरेंसेस हम लोग यूज कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम इस्लाम को इसमें एग्जांपल्स देंगे तो क्या सर वो कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि ये रिलीजियस नहीं नहीं, हो गया हमें आर्टिकल? देखें, अब उसमें बात आपकी सही है बिल्कुल, लेकिन ये है कि देखा जाए तो दुनिया का जितने भी मज़ाहिब हैं उसमें हम ये तो कर सकते हैं, सफाई तो हर रिलीजन ही बताता है ना, जी क्लीनलीनेस। सर। ठीक है। अच्छा, ये अब अगर हम इसके अलावा सोशल वैल्यूज़ देखें तो आपकी तमाम, और मतलब उसके अंदर सोसाइटीज़ के अंदर इसकी वर्थ है और इसके बारे में चीज़ें बताई जाती हैं। अच्छा, इसी को आप एक मोरल वैल्यूज़ में भी ले सकते हैं जो आपकी सफाई सुथराई है। अच्छा, इसी तरीके से आप उसको स्पेसिफिकली रिलीजन में एम्फेसाइज करके बता सकते हैं कि इस्लाम ने उसको कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, ये भी हम कर सकते हैं। तो जी सर। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने, मतलब बेसिक वन लाइन सेंटेंस हम दे सकते हैं। मेरा कहने का मकसद है कि हम जो हाइजीन है उसका जो बैकग्राउंड देखें तो हम उसको हेल्थ के साथ, और हेल्थ का सफाई के साथ जो ताल्लुक है, या रिलीजन, हम उसको भी एक बैकग्राउंड दे सकते हैं, तो उसकी बेसिस पे हम उठाएं। राइट, ठीक तो है, ये थोड़ा सा समझ। बैकग्राउंड देखे। और ऑडियंस, जहाँ तक बात है कि हमने ऑडियंस, हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, तो ये हमने डिसाइड करना है। अगर हम ये टारगेट ऑडियंस ये डिसाइड कर लें कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो बेसिकली स्कॉलर्स हैं, इसका मतलब ये है कि हमने उतना ही अच्छा आर्टिकल लिखना है। तो दो तरीके होते हैं, एक ये है कि बात आपका बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि हम ऑडियंस डिसाइड करते हैं फिर आर्टिकल लिखते हैं, एक ये तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि हम आर्टिकल लिखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि ऑडियंस क्या होगी। तो दो टू वेज ये आपके पास ऑप्शंस होते हैं। तो मैं जो लोग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम कर रहे हैं उन लोगों को ये कहूँगा कि वो अपनी ऑडियंस को, अपनी जो एम्प्लॉयज़ हैं उन तक रखें, उनको रख लें। या फिर हम थोड़ी सी, जो हम जर्नल रीडर को ना देखें, जर्नल रीडर को भी रखें, और बेसिकली जो कि डिजिटली लिटरेट पीपल हैं, ज़्यादा ज़रूरत वो लोग जो कि कंप्यूटर लिटरेट हैं उनको भी बहुत ज़रूरत है ये समझने की कि साइबर हाइजीन होती बेसिकली क्या। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या ऑडियंस रखते हैं। जी सर, लेकिन थैंक कोशिश यू। करें कि दो पेज का, दो से ढाई पेज का आर्टिकल लिखें, और उसमें जब आप पढ़ें तो उसमें एक रब्त आए और पढ़ने वाले का दिल करे कि मजीद पढ़ा जाए। तो अभी वो चीज़ की कमी नज़र आई है मुझे, मतलब उसमें वो क्या कहना चाहिए, आपकी तहरीर में वो रब्त, आपकी नहीं मतलब सबकी बता कह रहा हूँ, तहरीर में वो रब्त नहीं था, तो उसको थोड़ा सा और मजीद करने की लिए ज़रूरत है। और इसका बेसिक वो क्या है कि वो कहते हैं ना कि जो दुनिया के बेस्ट राइटर्स होते हैं वो दे आर नॉट द बेस्ट राइटर्स, दे आर द बेस्ट रीडर्स। तो जितनी किताबें पढ़ेंगे, जितने मुख्तलिफ मैगजीन्स को आप पढ़ेंगे, आप यूके के मैगजीन्स को पढ़िए, आप यूएस के मैगजीन्स को पढ़िए, इंडियंस बहुत अच्छा लिखते हैं उनको पढ़िए, इसी तरह और भी यूरोपियन नेशंस हैं उनके बारे में पढ़िए, तो आपको अंदाज़ा होगा कि बाकायदा अब तो हर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर साइबर हाइजीन की पॉलिसी। तो ये आप, ये इसमें दो तीन स्किल्स हैं कि कौन कितनी अच्छी रिसर्च करता है। कुछ लोग गूगल के पहले पेज, पहले लिंक पे रहते हैं, कुछ लोग सिर्फ विकिपीडिया तक रहते हैं, कुछ लोग मजीद जाते हैं। सर्च करने की स्किल्स हैं आपकी, फिर आपकी सिलेक्शन कि आप कौन सा टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर उस टॉपिक में से कौन सा पैराग्राफ आप सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर आप उसको रीफ्रेज कैसे कर रहे हैं।
तो ये सब चीज़ें मिल के फिर एक आर्टिकल अच्छा बनाती हैं। आप अभी इसको पढ़ें, फिर इसको मज़ीद बेहतर बनाएं। हर दफ़ा पढ़ेंगे, हर दफ़ा बेहतर होगा। और कोई चीज़ किसी की, कोई सवाल पूछना हो किसी ने? एक्सक्यूज मी और सर। सर जी जी हेलो जी जी पूछिए। सर जी जी सुन रहा हूँ। सर मैं पूछ रही हूँ आपसे कि इंग्लिश में ही लिखना है उर्दू में भी लिख सकते हैं? नहीं नहीं, अभी इंग्लिश में लिखें। अभी हमारी इंग्लिश में? हमारी इंग्लिश, हमें इंग्लिश बेहतर बेहतर करते करते हमारी उर्दू खराब हो गई है सबकी, चाहे वो अहले ज़बान है या नहीं है। तो अभी बेहतर है कि इंग्लिश में ही रखें ताकि चीज़ें बेहतर रहें। ओके सर। एक्सक्यूज मी और सर। जी 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 सर मैंने दोबारा सेंड किया है, काइंडली आप देख देंगे। सॉरी टू इंटरप्ट, वो असल में मैं नहीं सेंड कर रही हूँ। मुझे मिला नहीं। अभी भी नहीं मिला? नहीं, आपका ईमेल आईडी क्या है? सर मेरा ईमेल आईडी है हबीब सादिया HABIB 43, हबीब सादिया 43 @gmail.com। मैंने आपको ईमेल कर दिया, आप इस पर रिप्लाई कर देना। चलें ठीक है, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। अच्छा सर, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो मैं ये जी जी डिस्कस करना चाह रही थी कि जिन 2 बेसिस पे मैंने बनाया था, मतलब अभी आप कह रहे हैं ना इसको मजीद बेटरमेंट की जरूरत है सबके अच्छा, हम एक काम आर्टिकल। करते हैं, ये जो आपका है ना इंडिविजुअल, ये हम बाद में करते हैं डिस्कस क्लास के ओके, बाद, मतलब ठीक है? ठीक है तो सर, बाकी लोगों का ठीक है, टाइम जो है वो हम उसको वो करें, क्या ओके कहना होगा चाहिए सर। क्लास में, राइट? तो ऐसा कर लेते हैं। अच्छा जी, अभी हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को कहाँ तक करा दिया था? मैंने आप लोगों को डेटाबेस मॉडलिंग कराई तो थी ना, शुरू कराई थी, जी सर, वो हो गया था। राइट? मैं अभी इस तरह स्क्रीन शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ। सर ये नेटवर्क डेटाबेस चल रहा था लास्ट। हाँ जी। अच्छा, मुझे ज़रा ये बताएं कि मैंने आपको डिफरेंसेस बताए थे कि मैंने आपको बताया था कि डेटाबेस के जो डेटाबेस कितने किस्म के होते हैं बेसिकली। सर डेटाबेस कह रहा आपने हूँ, डीएमएस नहीं कह रहा मैं। आपने बताया था कि दो, बेसिकली दो बताए थे, एक हायरार्किकल और एक वो RDBMS, ये बताया था। रिलेशनल वैसे तीन है, रिलेशनल लेकिन मैंने वैसे खुद कहा तीन है। था कि कंसेप्चुअली होते हैं दो, तो आप ये याद जी रखें बुक में भी तीन है तो आप तीन ही करें। बिल्कुल सर। सर मुझे एक चीज़ पूछनी है, जी वो पूछिए। रूट लीफ और पेरेंट चाइल्ड कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो, ये भी क्लियर है कि नेटवर्क में एक चाइल्ड के दो पेरेंट हो सकते हैं, हायरार्किकल में ऐसा नहीं है। लेकिन हम्म ये हम अप्लाई किस पे करते हैं, मतलब ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही। हम अप्लाई रियल लाइफ में करते हैं। जैसे कि वो जैसे आपने की टीचर की एग्जांपल दी थी, और एक ये कस्टमर्स की कोई, एग्जांपल ली थी मैंने आपको। बिल्कुल इस तरह से, बिल्कुल। तो इसके बेसिकली अलावा ये जो आपके हिरार्किकल मॉडल है ना, और आपका जी जो नेटवर्क मॉडल है, ये जी बेसिकली जब डेटा का वॉल्यूम बहुत बढ़ता है या पेचीदगियां बढ़ती हैं तो फिर ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस नहीं रहते। इसीलिए दुनिया में आजकल क्या कहना चाहिए, अच्छा, इसकी मैं बड़ी कॉमन एग्जांपल लेता हूँ कि एक शजर नस्ल जो होता है वो नॉर्मली अमूमन एक फैमिलीज का बड़े जो थे वो बनाते थे। लेकिन अगर हम ये कहें कि जी ज़रा इस चीज़ पे फोकस करें कि अगर मैं कहूँ कि सिर्फ कराची में बसने वाले जो हैं उनका एक शजर नस्ल बनाया जाए, तो मुझे बताएं, ये तो बन ही नहीं पाएगा। सर ऐसे ये ही है तो ना? बहुत, जी सर बिल्कुल बहुत बड़ा बन जाएगा वो तो। नहीं, इस पे बड़ा तो पॉसिबल ही, बनेगा ही इस पे नहीं। पॉसिबल ही नहीं होगा, बिल्कुल। हाँ, पॉसिबल ही नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा कि भाई, जब जो मालूमात का जो ज़ख़ीरा था उसका जब उसका वॉल्यूम जब तक कम रहा या रहे, तो फिर तो ये मुनासिब सलूशन है। लेकिन जब आपकी डाटा बढ़ता है, उस वक्त फिर हायरार्किकल मॉडल और जो नेटवर्क मॉडल हैं, ये दोनों प्रैक्टिकली नॉन एप्लीकेबल हो जाते हैं। लेकिन कोई चीज़ बताने के लिए ये बताना ज़रूरी होता है कि तारीख क्या थी। सबसे पहले डेटाबेस मॉडल जो बनाए इंसान ने, जो बनाया, वो मैंने क्या कहता है, हायरार्किकल। और उसकी जो इंस्पिरेशन ली थी इंसान ने, वो नेचर से ली थी, दरख्त से। उसके बाद उसमें एक प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम क्या थी कि मैं रिकैप कर रहा हूँ कि जो हायरार्किकल मॉडल था उसमें मैनी टू मैनी रिलेशनशिप अलाउड नहीं था, या ये इस बात की इजाज़त नहीं थी कि एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट हो सकते हैं। अब मैंने पहले भी कहा था कि इसको आपने रियल फैमिली सिस्टम से इसको कोरिलेट नहीं करना, राइट? अच्छा, उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए
वो जो शर्त थी वो खत्म कर दी गई। शर्त क्या थी कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप नहीं हो सकती, खत्म हो गई। इसका मतलब अब मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होगा। और इसका दूसरा मतलब क्या है कि एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं और चाइल्ड के भी मल्टीपल पेरेंट हो सकते थे। पहले क्या था, एक पेरेंट के तो मल्टीपल चाइल्ड हो सकते थे लेकिन एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट नहीं हो सकते थे। तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को खत्म किया, इस प्रॉब्लम को नहीं, इस क्या कहना चाहिए, इस रिस्ट्रिक्शन को खत्म किया। और अब कहा कि भाई पेरेंट के भी मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं और एक चाइल्ड के भी मल्टीपल पेरेंट हो सकते हैं। तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप अलाउड हो गया। सर लेकिन फिर ये डिस्पाइट, जी जी, ये हायरार्किकल जो डेटाबेस हो गए तो फिर जस्ट एक हिस्ट्री का पार्ट बन गया होगा ना, मतलब हाँ प्रैक्टिकल वही तो मैं फिर। कह रहा हूँ। बस इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, मैं जाना भी नहीं चाहता। ठीक है, तो अब वो ख़त्म हो गया। वो ख़त्म हुआ तो नेटवर्क ने उसकी जगह ले ली। लेकिन ये प्रॉब्लम ख़त्म करने के बावजूद भी नेटवर्क मॉडल जो है वो आपकी रियल लाइफ को एड्रेस नहीं कर सका। तो इवेंचुअली फिर क्या हुआ कि हम लोगों ने फिर इंसान ने सोचा कि डाटा को ज़्यादा बेहतर तरीके से टेबल फॉर्म में रखा जा सकता है। तो उसलिए इसलिए फिर ये जो डाटा की जो टेबुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्रैक्टिकल भी है, थी, है और रहेगी, और सक्सेसफुल भी है, और ह्यूमन माइंड के बहुत करीब भी है। तो आप देखें कि जितनी भी रिपोर्टिंग कर लें, हर चीज़ जो है वो एक्सेल की शीट देख लें, टेबल में होती है। वर्ड में आप टेबल्स बनाते हैं तो टेबल में चाहे मज़ीद जितने कॉलम बना लें आप, तो जितनी रोज़ बना लें, तो कॉलम्स जो हैं वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं करेक्टरिस्टिक्स को, और रोज़ रिप्रेजेंट कर रही होती हैं रिकॉर्ड्स को। तो इनके दरमियान एक रिलेशनशिप है, रोज़ एंड कॉलम्स। इसी वजह से टेबल को डेटाबेस की टर्मिनोलॉजी में टेबल नहीं कहते बल्कि रिलेशन कहते हैं। और वो डेटाबेस जो कि टेबल नुमा स्ट्रक्चर में रखा जाए, उस डेटाबेस को कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस। और रिलेशनल डेटाबेस को बनाने के लिए जो डीबीएमएस इस्तेमाल होता है, उस डीबीएमएस को फिर कहते हैं रिलेशनल डीबीएमएस। तो ये ओरेकल का जो मैंने आपको बताया था कि ओरेकल का जो डीबीएमएस है वो बेसिकली रिलेशनल डीबीएमएस है। अब यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछे, फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सर आरडीबी में स्टार्ट में ओरेकल ने इंट्रोड्यूस करवाया था या फिर नहीं, सिर्फ आरडीबीएमएस जो है वो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन ठीक। माइक्रोसॉफ्ट ने भी आरडीबीएमएस के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया, ओरेकल ने भी किया, एसक्यूएल ने भी किया, आईबीएम ने भी किया, सब ने किया। सब ने अपने अपने, सब कंपनीज ने अपने अपने सॉफ्टवेयर बनाए, और सबके सॉफ्टवेयर किस पे बुनियाद करते थे, रिलेशनल मॉडल के ऊपर। यानी ओरेकल जो आरडीबीएमएस है वो सिर्फ एक अलग से एक नाम है, कॉन्सेप्ट वो एक यही अलग से है। टूल है, वो एक अलग से ठीक टूल है है। सर, लेकिन वो ठीक। टूल किस पे बेस कर रहा है, आरडीबीएमएस पे। रिलेशन, इसी तरह जी। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना टूल बनाया, उसको कहते हैं एक्सेस, वो भी किस पे बेस कर रहा है, आरडीबीएमएस पे। तो कॉन्सेप्ट किस, ओरेकल ने नहीं दिया था, ओरेकल ने उस कॉन्सेप्ट पे के मुताबिक वर्किंग एक की, डीबीएमएस बनाया जिसको उसने ओरेकल आरडीबीएमएस कहा। ठीक हो गया सर। अच्छा जी, और किसी का कोई सवाल? ओके राइट, अब हम आगे चलते हैं। मेरा चैप्टर आप लोगों के सामने खोल दूं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। डेटाबेस पढ़ लिया, डेटाबेस। अच्छा, अब होता है डेटाबेस मॉडलिंग। ये मैं बता देता हूँ कि क्या होता है। अच्छा, एक सवाल है इसको समझाने से पहले। घर को बनाने से पहले सबसे पहला काम क्या किया जाता है? नक्शा तैयार किया प्लानिंग की जाता है। जाती है। नक्शा तैयार किया जाता है, एग्जैक्टली। नक्शा क्या होता है, नक्शा कौन बनाता है? इंजीनियर। आर्किटेक्चर। नहीं, नक्शा आर्किटेक्ट बनाता है, बिल्कुल। और आर्किटेक्ट आर्किटेक्चर बनाता है बेसिकली, ठीक है। और जी सर। आर्किटेक्चर क्या होता है, डिजाइन, है ना। तो हम बिल्डिंग बनाने से पहले, बिल्डिंग का पहले क्या बनाते हैं, डिजाइन। अच्छा, ये याद रखें कि सॉफ्टवेयर में भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। भले हम सॉफ्टवेयर बना रहे हो, या हम मोबाइल ऐप बना रहे हो, या हम ईआरपी बना रहे हो, या हम मोबाइल ऐप बना रहे हो, या हम इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रहे हो, या हम डेटाबेस बना रहे हो, या हम नेटवर्क बना रहे हो, या हम क्लाउड बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, बनाने से पहले हम उसका क्या करेंगे,
डिजाइन उसका बनाएंगे। एक लेआउट बनाएंगे। डिजाइन, हम उसका क्या करेंगे, आर्किटेक्चर बनाएंगे। अच्छा, और वो कौन बनाएगा, वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट बनाएगा, डोमेन एक्सपर्ट बनाएगा। डेटाबेस का डिजाइन डेटाबेस डिजाइनर बनाएगा। वेबसाइट का डिजाइन वेबसाइट डिजाइनर बनाएगा। डिजाइनर्स होते हैं मुख्तलिफ, हर चीज की अपनी अपनी स्पेशलिटीज होती है। बहरहाल, अब डिजाइन बनाने के बाद इसका मतलब हो गया डेटाबेस को डेवलप करने से पहले क्या स्टेप है, इसका डिजाइन बनाना। डिजाइन। ओके, कौन बनाएगा डिजाइन, डिजाइनर। डिजाइनर। किस, हम डिजाइनर डेटाबेस किसके लिए, डिजाइनर, मैं जुमला बोल रहा हूँ, डिजाइनर डेटाबेस का डिजाइन किसके लिए बनाता है, डेटाबेस के लिए। आई रिपीट माय क्वेश्चन। नहीं सर, नहीं सर, डिजाइनर, डेटाबेस के लिए नहीं बनाएगा। डेटाबेस डिजाइनर डेटाबेस का डिजाइन किसके लिए बनाता है, कंज्यूमर के लिए, किसके लिए, कंज्यूमर के लिए सर, एंड यूजर्स के लिए। कंज्यूमर के लिए, एंड कस्टमर यूजर, से। यूजर के लिए। हम कंज्यूमर नहीं कहते, हम यूजर कहते हैं, क्लाइंट के लिए, बेसिकली यूजर के लिए। ओके, बिल्कुल सही जवाब है, यूजर के लिए बनाता है। ओके, अब वो डिजाइन बनाएगा। अच्छा, कोई भी शख्स जो सबसे पहले डिजाइन बनाता है तो वो कहाँ बनाता है, सर वो उसको सॉफ्ट फॉर्म में बनाएगा। नहीं, नहीं सर, या तो अपने जहन में बनाएगा या पेपर पे। एग्जैक्टली ये कौन है जिसने कहा जहन में बनाएगा, जहीर अब्बास। जी सर, जहीर अब्बास ने छक्का लगाया, बिल्कुल सही है जहीर साहब। थैंक यू। बेसिकली हम डेटाबेस पहले हम उसका स्केच माइंड में बनाते हैं, बिल्कुल सही है। इनोवेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, एनालिसिस। जब हम ब्रेन में एक खाका बना लेते हैं तो फिर उसके बाद हम अपने इंटेलेक्चुअल स्केच को पेपर पे ड्रॉ करते हैं ताकि हम अपने ख्यालात का इजहार दूसरों से कर सकें। तो जब हम डिजाइनिंग करते हैं तो डिजाइनिंग में दो एक्टिविटीज होती हैं। पहला क्या है, डिजाइन बनाना, भले आप वो डिजाइन को डिजाइन सोचना आप कह लें, ये डिजाइन बनाना। और दूसरा है डिजाइन की रिप्रेजेंटेशन करना। कुछ समझ आई मेरी बात की, हेलो, सर पहला स्टेप आपने बोला डिजाइन जस्ट अपने क्रिएट माइंड करना, में हम बना रहे हैं, डिजाइन बनाना, और सेकंड में हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, नहीं ऐसा ही है उसको ना? इम्प्लीमेंट नहीं करें, प्रेजेंट कर। उसको रिप्रेजेंट करना। ओके हो गया। रिप्रेजेंटेशन हम शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं और पेपर की फॉर्म में भी कर सकते हैं। अब अगर हम इन दोनों चीजों को कंबाइन कर लें कि डिजाइन प्लस इट्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, तो ये दोनों चीजें मिलेंगी तो अगला स्टेप होगा डेटाबेस डेवलपमेंट, राइट। तो ये जो दो एक्टिविटीज मैंने अभी बताई, डिजाइनिंग एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन, इसको कलेक्टिव फॉर्म में कहते हैं डेटा मॉडलिंग, डेटाबेस मॉडलिंग। सर दोबारा बताएं। ये जो मैंने कहा ना कि डिजाइनिंग प्लस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिजाइन, जी सर। इसको हम क्या कहते हैं, डेटाबेस मॉडलिंग। यानी बात डिजाइन समझ बना आई? के उसको प्रेजेंट करना, ये डेटाबेस मॉडलिंग कहलाता है। नहीं, डिजाइन सोचने के बाद उसको एक पेपर पे लाना, ड्रॉ करना, ठीक, इन रिप्रेजेंट दोनों करना। एक्टिविटीज को हम मॉडलिंग करें। ठीक। अच्छा, जब हम पेपर पे ले आएंगे तो वो जो पेपर है वो क्या कह रहा है, पेपर पे क्या बना हुआ होगा, डेटाबेस का एक डिजाइन बना होगा। डिजाइन बना हुआ, उसको हम क्या कहेंगे, वो एक डायग्राम होगी कि नहीं होगी, स्केच होगा। बिल्कुल सर। हाँ वो एक डायग्राम होगी स्केच ना, होगा। जी सर। बिल्कुल। कि हम उसको जेनेरिक फॉर्म में क्या कह सकते हैं, डायग्राम कह सकते हैं, जी सर, कह कैसे? सकते हैं। ओके, अब दुनिया में ये जो, अगर हर बंदा अपने तरीके से देखें, आप जरा गौर से, एक और दफा गौर से सुनना प्लीज, डिजाइन हर एक का मुख्तलिफ होगा, ठीक है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिजाइन डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड ताकि हर कोई समझ सके।
आपने घर के नक्शे देखे होंगे, अमूमन वो एक जैसी, मतलब स्टाइल मुख्तलिफ होगा, डिजाइन मुख्तलिफ होगा, लेकिन रिप्रेजेंटेशन एक जैसी होती है घरों के नक्शों की, है ना। लेआउट एक जैसी होती है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। ये बात समझ आ रही है कुछ? जी सर, क्लियर हो रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से डेटाबेस का डिजाइन मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिजाइन के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड तरीका है। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ एक डायग्राम है जो कि स्टैंडर्ड वे है डेटाबेस के डिजाइन को रिप्रेजेंट करने का। उस डायग्राम को बेसिकली हम कहते हैं ERD, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। डायग्राम। जी, अब ये जो आपके सामने बुक खुली हुई है, मेरी ये स्क्रीन नजर आ रही है? नहीं सर, आपकी स्क्रीन नहीं नजर आ रही। नहीं आ रही? नहीं। अच्छा, अभी तो मैंने एक मिनट। अब आ रही है? सर जी अब आ सर, रही। बात ओके, ये जरा आप लोग जो है ये ERD का पहला पैराग्राफ हो, इंशाल्लाह समझ नहीं आएगी। ये कुछ क्लियर हुआ आप लोगों को? नहीं सर। बहरहाल ये मैंने इसलिए बताया कि इस चीज को पढ़ के आपको कुछ समझ नहीं आएगी। बहरहाल आपने ये चीज याद रखनी है कि ERD क्या है। ERD एक स्टैंडर्ड डायग्राम का नाम है, ये लिख लें, आपको उर्दू में लिख लें। ERD एक स्टैंडर्ड डायग्राम का नाम है जो कि सर एक मिनट रुके। जी, सर एक मिनट रुके। रुकू, खैरियत? तो सर मैं लिख रहा हूँ। ERD is the name of। अच्छा, ये मैंने सबको अनम्यूट इसलिए नहीं किया कि सब मुझे बीच में रोके, गौर से सुने। ERD बेसिकली एक डायग्राम का नाम है। इट्स अ नेम ऑफ अ डायग्राम, इट्स अ स्टैंडर्ड डायग्राम टू रिप्रेजेंट द डेटाबेस डिजाइन। बस इसका मतलब ये है, अब हमें इसको IT ऑडिट से जोड़ता हूँ। इसका मतलब ये है कि कल को IT ऑडिटर आता है, ऑडिटर हमेशा सवाल Sir is the name of a standard diagram to represent डेटाबेस डिजाइन। सही। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपसे कल ऑडिटर आता है और ऑडिटर आपसे पूछता है कि भाई क्या आपने, अब गौर से सुनना मेरा सवाल, क्या आपने डेटाबेस को बनाने से पहले डेटाबेस का डिजाइन किया था? आपका जवाब क्या होगा? हाँ, किया था। ओके, आपका आंसर होगा यस। अच्छा, ऑडिटर ना, कभी भी याद रखें, ऑडिटर जो होता है वो कभी भी हाँ ना को तस्लीम नहीं करता, वो एविडेंस पे चलता है।
ऑडिटर कहेगा अच्छा किया था। अच्छा, अगर आप कह देते नो, तो ऑडिटर कह देता कि भाई ये तो नॉन कंप्लाइंस हो गई। ये मेरे लफ्जों को याद रखा करें, नॉन कंप्लाइंस मतलब आपने वॉयलेशन की है। अच्छा, अगर आप कह देते यस, मतलब मैं ऑडिटर हूं ना, तो मैं उससे ये सवाल पूछता हूँ। खैर मैं तो ये सवाल ही नहीं पूछता कि मैं कोई ऐसा सवाल नहीं पूछता जब भी ऑडिट करने जाता हूँ जिसका जवाब हाँ या ना में हो। ये बात याद, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कभी ऑडिट में ऐसा सवाल नहीं पूछना जिसका जवाब हाँ ना में हो। क्यों? अगर उसने कोई अगर शख्स हाँ कर दे तो आपके पास क्या सबूत है कि उसने वाकई किया था? इसीलिए अच्छा, अगर पूछ लें तो क्या होगा? अगला स्टेप ये है कि आप उसको कहें ठीक है तुमने किया था, मुझे एविडेंस, अच्छा मुझे इसका एविडेंस दिखाओ। बस आप उसको सिर्फ इतना बोलेंगे, एविडेंस दिखाओ। आप उसको ये नहीं बोलेंगे ईआरडी दिखाओ। आप उसको बोलेंगे तो पहला सवाल क्या था? क्या आपने डेटाबेस डिजाइन किया है? आपने कहा जी किया है। बीइंग एन ऑडिटर मेरा जवाब सवाल क्या होगा? अच्छा शो मी द एविडेंस। अब आप एविडेंस के तौर पे मुझे क्या दिखाएंगे? आपको क्या दिखाना चाहिए? आपको दिखाना चाहिए ईआरडी, राइट? इसका मतलब है ऑडिटर को भी पता होना चाहिए कि ईआरडी देखने में लगती कैसे है ना। मेरी बात समझ आ रही है आपको? आर यू जी गेटिंग माय सर। पॉइंट? जी सर। ओके। इसका मतलब ईआरडी ऐसी लिखती है जैसे फिगर 4 है, इस तरह की ईआरडी होती है जो आपके सामने खुली है। इसका मतलब हो गया कि अब मैंने आपको दो बातें बता दी पेपर के हवाले से। डेटाबेस मॉडलिंग क्या है? डेटाबेस मॉडलिंग कहते हैं डिजाइनिंग एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिजाइन। एक बात। ओके। डेटाबेस के डिजाइन को रिप्रेजेंट करने का स्टैंडर्ड वे क्या है? कौन सी डायग्राम है? ईआरडी। और कुछ लोग डायग्राम को टूल भी कहते हैं। तो पेपर में अगर सवाल आ जाए कि डेटाबेस डिजाइन को रिप्रेजेंट करने का टूल क्या है, तो क्या कहेंगे? कौन सा ERD डायग्राम? ईआरडी, एग्जैक्टली। तो जितनी दफा डिजाइन चेंज होगा उतनी दफा क्या चेंज होगी? रनिंग चेंज होगी, डिजाइन चेंज होगा। नहीं, वो तो मैं कह रहा हूँ जितनी दफा इतनी डिजाइन दफा चेंज ईआरडी होगी क्या चेंज होगी? ईआरडी चेंज होगी। ईआरडी चेंज होगा। बिल्कुल। तो जो फाइनल ईआरडी होगा उस वो क्या है? इसका मतलब है इट्स योर फाइनल डिजाइन। और डेटाबेस की जो डेवलपमेंट करनी है वो किसके मुताबिक करनी है? ईआरडी के मुताबिक। ईआरडी के मुताबिक। तो जिस तरह ठेकेदार होता है, बिल्डर होता है, वो जब मुआहदा करता है तो वो शुरू में कह देता है कि भाई घर का जो घर बनाऊंगा, घर तो मैं बनाऊंगा लेकिन मैं घर बनाऊंगा नक्शे के मुताबिक। अगर आपने नक्शा, अच्छा अक्सर क्या होता है कि लोग नक्शा बना लेते हैं, बाद में जब घर बनाने का वक्त आता है तो नक्शा में तब्दीली करते रहते हैं। तो ठेकेदार के लिए बड़ा मसला हो जाता है। वो कहता है कि भाई जो चीज़ नक्शे में है ना, या तो शुरू में बता दो। ये नहीं है दीवार खड़ी कर दी बाद में कह लें दीवार निकाल दो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि डिजाइन, हम क्या करते हैं शुरू में डिजाइन पे फोकस ही नहीं करते हैं। हम समझते हैं डिजाइन खाना पूरी है, जो कि बहुत गलत बात है। इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि डेटाबेस का डिजाइन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? नादरा का डेटाबेस मुझे बताओ, नादरा का डेटाबेस जो है वो कंट्री के लिए कितनी अहमियत रखता है? इसका मतलब ये है बहुत ज्यादा। कि जिस चीज की इतनी अहमियत है, आप उसको बिना डिजाइन के बनाओगे तो वो तो हैphazard होगा, वो तो रिलायबल ही नहीं होगा। इसलिए इसलिए जरूरी है कि जब भी डेटाबेस बनाया जाए तो सबसे पहला काम क्या किया जाए? प्लानिंग की जाए सर। ओ भाई हाफिज साहब, 0 मार्क्स। सारी कहानी सुना दी और आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये क्या बात हुई यार? तो जिसने ऐसे बनाना है उसकी रिक्वायरमेंट चेक करें, मतलब जो उसने बताया। ओ भाई मैं कह रहा हूँ कि अभी बोला है कि डेटाबेस को बनाने से पहले उसका डिजाइन बनाएंगे यार। बनाने का मतलब होता है डेवलपमेंट। तो बिफोर डेवलपमेंट क्या करना है? डिजाइन क्रिएट ERD करना। बनाएंगे। मेरे खुदा, कहाँ आ गया मैं? बिफोर डेवलपमेंट डिजाइन करेंगे। सबसे पहला काम क्या है? बिफोर डेवलपमेंट क्या करेंगे? डिजाइन करेंगे। डिजाइन जब सोच लेंगे तो डिजाइन को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे? ईआरडी। ईआरडी की फॉर्म में। और जब ईआरडी फाइनल हो जाएगी, फाइनल आफ्टर मल्टीपल रिवीजंस, तो फिर क्या करेंगे? इसी तो को उसको अप्लाई रिप्रेजेंट करेंगे कर सर। देंगे। अप्लाई करके क्या करेंगे? डेटाबेस बनाएंगे ना सर। डेटाबेस बनाएंगे। वेरी गुड।
और डेटाबेस बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे? सर मुख्तलिफ है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, वो RDBMS है। मुख्तलिफ अलग है नहीं, DBMS यूज करेंगे। आपका जवाब ये होना जी चाहिए था। फिर मैं जी पूछता DBMS कौन सा, फिर आपका अगला जवाब ये था जो आपने ही दे दिया। बाहर ठीक। यहाँ तक किसी को समझ ना आई हो सर तो क्लियर मैंने है। आपको ये बता दी कि ERD क्या होती है, मैंने आपको बता दिया डेटाबेस मॉडलिंग क्या होती है। तो स्टैंडर्ड डायग्राम कौन सी है डेटाबेस डिजाइन की? ERD। ERD। बस ये याद रखना, ये मैं बता रहा हूँ 100% कह रहा हूँ पेपर में आएगा। अच्छा आगे चलते हैं। अब आप में से किसी ने कहा कि भाई जब डेटाबेस का डिजाइन करेंगे तो डिजाइन करने से पहले रिक्वायरमेंट्स तो मांगेंगे ना, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? तो जो डिजाइनर है वो कस्टमर से ये तो पूछेगा कि भाई आपकी जमीन कितनी है, कमरे कितने चाहिए, अलमारी कितनी चाहिए, खिड़कियां कितनी चाहिए, सहन कहाँ रखना है, चमन कहाँ रखना है, सहन कहाँ, पोर्च कहाँ होगा, टेरेस कहाँ होगा, फला फला, है ना? समझ रहे हैं मेरी बात? जी सर बिल्कुल। ओके, अब इस चीज का जवाब इसी डेटाबेस डिजाइनर जो होता है वो भी ये पूछता है रिक्वायरमेंट्स क्या है। अब मैं वो बताता हूँ कि डेटाबेस ERD बनाने के लिए आपको किन किन बातों का पूछना जरूरी है। ठीक है, ओके। जी सर। अच्छा अब जरा गौर से सुनना, अभी टॉपिक शुरू नहीं करा, एक और चीज बता रहा हूँ। सबसे पहला यूजर आपके पास आएगा और आपको कहेगा मुझे डेटाबेस बना दो। आप क्या करेंगे? उसकी रिक्वायरमेंट सुनेंगे। रिक्वायरमेंट सुनने के बाद डिजाइन का स्केच बनाएंगे, फिर ERD बनाएंगे। ERD बनाने के बाद यूजर को दिखाएंगे कि भाई देखो तुम यही चाहते थे, रिक्वायरमेंट क्या है, ये डिज़ाइन तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है। इसका मतलब है डायग्राम इतनी सिंपल होनी चाहिए कि क्लाइंट को भी समझ आ जाए विदाउट हैविंग एनी टेक्निकल बैकग्राउंड नॉलेज। उसके बाद क्या होगा कि जब वो ERD बना लेंगे तो ERD बनाने के बाद आपने करना ये है कि ERD को ट्रांसफॉर्म करना है रिलेशनल डेटाबेस में। इसका आसान लफ्ज़ों में मतलब ये है कि ERD से आपने टेबल बनाने, बस। और जब टेबल बन गए तो टेबल का मतलब है मल्टीपल टेबल्स, का मतलब क्या है कि क्या बन गया? डेटाबेस, है ना? पहला स्टेप क्या है? रिक्वायरमेंट्स ली। दूसरा स्टेप क्या है? डेटाबेस का डिज़ाइन सोचा। तीसरा ERD बनाई। चौथा ERD से क्या बनाए? टेबल। और टेबल बनाने के बाद अगर टेबल बन गए तो इसका क्या मतलब है? आपका क्या बन गया? डेटाबेस बन गया। Additional database। अब वो डेटाबेस शुरू में खाली होगा ना? जी सर सर। पता नहीं। पता नहीं क्या मतलब, डेटाबेस जाहिर बात है घर जब बनता है तो शुरू में खाली होता ना भाई मेरे, जी सर बाद में ठीक समझ। चीज रखते हो। तो इसी तरह टेबल डेटाबेस भी जब बनेगा तो शुरू में एक्सेल की कुछ वर्कबुक बनाते हो तो शुरू में तो खाली होगा, उसके बाद उसमें कुछ चीजें भरोगे ना। तो बिल्कुल जी यही सर कॉन्सेप्ट बिल्कुल है। ठीक। एक मिनट होल्ड करना। अस्सलाम वालेकुम। आप सुबह कितने बजे आएंगे? नहीं एक वक्त बताएं, एक। नहीं इसको 8:30 चलने क्योंकि ठेकेदार ने 8:30 बजे आना है। नहीं नहीं मुझे आप चाहिए, आप कब आएंगे? 8:30 बजे ठीक है। मैं आपको ये मेरा नंबर नोट कर लो और ये मेरा मैं आपको एड्रेस SMS कर देता हूँ। SMS पढ़ना, SMS देख लेते हो? मैं SMS अभी आपको एड्रेस दे देता हूँ 15 मिनट का, ठीक है? सुबह 8:30 बजे तो मुलाकात होगी। ओके चलो, ओके ओके। हाँ जी, आप सबसे पहली चीज लिखें कि डेटाबेस बनाने के, ERD बनाने के लिए आपको सबसे पहली चीज क्या चाहिए? बात समझ में आ गई? रिक्वायरमेंट्स, ERD, टेबल्स, बस। ठीक है, आई रिपीट, डिजाइन, रिक्वायरमेंट्स, ERD और टेबल, बस ये 3 स्टेप्स हैं। कोई मसला है इसमें? नो सर। ओके। सर मुझे आप दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं?
किसको? सर इसी को, रिक्वायरमेंट्स को। पहले रिक्वायरमेंट्स ली, जी रिक्वायरमेंट्स सर। लेने के बाद डेटाबेस का डिजाइन बनाया। ठीक है सर। ठीक है, डेटाबेस का डिजाइन जब बन जाएगा तो ईआरडी की शक्ल में बनेगा। तो ईआरडी आ गई, सही है सर। और ईआरडी के बाद ईआरडी को टेबल्स में कन्वर्ट कर देना है। बस ये काम, ये मैं बहुत, बस आपको समझें कि मैंने समंदर को कूजे में बंद कर दिया। 3 स्टेप्स हैं, रिक्वायरमेंट्स ली, ईआरडी बनाई, और टेबल, ईआरडी से टेबल्स बना दिए, डेटाबेस बन गया। सही है सर। ठीक हो गया। अब ईआरडी बनाने के लिए आपको क्या पता होना जरूरी, ये बता रहा हूँ। बुक में बहुत ज्यादा कहानी है, मैं आपको बेसिक्स मतलब आपको करेक्ट्स बता रहा हूँ कि करना क्या है। ठीक है, ठीक। ओके। अब ईआरडी बनाने के लिए हमें क्या चीजें पता होनी चाहिए? नंबर 1 लिखें, एंटिटी या एंटिटीज। सर इसका मतलब? हाफिज साहब लिख तो लें, जी सर। अभी तो बिस्मिल्लाह ही नहीं की। नंबर 2 लिखें, एट्रीब्यूट्स। नंबर 3 लिखें, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। नंबर 4 लिखें, रिलेशनशिप। नेक्स्ट में लिखें डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। तो ये ईआरडी टूल्स में आएगा? नहीं, ये ईआरडी बनाने के लिए आपको किन चीज़ों को डिज़ाइन करने के लिए किन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, ये मैं वो बातें बता रहा हूँ। ओके ओके। अब एंटिटीज क्या होती हैं? एंटिटी कहते, देखें, एंटिटी कहते हैं उस ऑब्जेक्ट को जिसके बारे में एक ऑर्गेनाइजेशन डाटा इकट्ठा करना चाहती है। इसको इंग्लिश में हम यूं लिखेंगे, एंटिटी इज एन ऑब्जेक्ट about which an organization entity is an object about which an organization desires to collect the data. सर जैसे नादरा के लिए अपने लोगों का डेटा कलेक्ट करना, ये? हाँ जी बिल्कुल। नंबर 2 लिखें, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स कहते हैं, एट्रीब्यूट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स of an entity
in which an organization is interested. अब इसकी एग्जांपल्स मैं सबको बाद में देता हूँ। नंबर 3 लिखें। अभी टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स को हम नहीं कर रहे। नंबर 3 पे इसमें बल्कि लिख लें टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। 3 किस्म के एट्रीब्यूट्स होते हैं। नंबर 1 लिखें सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। नंबर 2 होते हैं, अच्छा एक और बात मैं अभी भूल जाऊंगा, बासिम, अच्छा मुझे ये बताएं कि यार आप लोगों का क्लास के टाइमिंग, कल की मैं क्लास, अब असल में प्रॉब्लम ये होता है कि मेरी एक और क्लास होती है, उसके लिए मुझे आपको वीक की किसी एक क्लास को ड्रॉप करना पड़ता है। आप लोग किस और तो ट्यूसडे की जो कल क्लास है वो मैं परमानेंटली नहीं लूंगा, मंडे वेडनेसडे क्लास होगी। इसके अलावा कोई स्लॉट आपकी फ्री होती है जिसमें मैं क्लास ले सकूँ आप लोगों की? सर फ्री होती है। लास्ट 3 डेज हमारे फ्री होते हैं सर। सबके? जी सर। क्योंकि सर किसी की आज फ्री के दिन ना हो हमारी क्या? सिर्फ एक क्लास ही होती है, वही सिर्फ आपकी। इससे पहले हम लोग फ्री होते हैं। दोबारा बताएं क्या मतलब? सर वो कह रहे हैं कि वीक में सिर्फ आपकी क्लास होती है, बाकी जो है ना वो फ्री होते हैं। सर लेकिन मेरी एफए की क्लास होती है, थर्सडे से स्टार्ट होती है सैटरडे तक। मैं वही पूछ रहा हूँ कि अगर हम फॉर एग्जांपल फ्राइडे को या सही है फॉर सर। एग्जांपल ट्यूसडे को 5:40 से, या नहीं, अगर हम थर्सडे को 8 बजे के बाद रख लें, ऐसा पॉसिबल है? जी सर। यस सर सर। 9:30 तक तो क्लास होती है हमारी। कब की क्लास होती है? एफए की क्लास होती है सर। कितने बजे? सर ये सेम टाइमिंग में होती है, 7:30 से होती है स्टार्ट। थर्सडे को? जी सर। तो किस दिन फ्री हैं आप लोग? सर ये संडे फ्री है, संडे रख लें। हाँ ये बात भी सही है। संडे को फ्री है सारे? यस सर। जी सर। सर संडे की कर लें, क्या कर लें? संडे की कर लें एनी टाइम। चलो संडे को फिर किस टाइम पे ज़्यादा मुनासिब है? सर किसी टाइम भी रख लें। इवनिंग में सही है। रिजवी साहब सुनिएगा। जी जी बासिम। सर एक्चुअली जो बाकी दिन होते हैं ना उसमें ML2 की क्लास इस होस्ट पे चलती है, तो अगर आपको टाइम चाहिए ना तो आप एक दफा उनसे कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा कि जो मंडे है ना, मंडे को 3:40 वाली स्लॉट खाली होती है, 3:40 से 4:40 और 5:40 तक। नहीं बासिम, 6 बजे से पहले तो मैं ऑफिस से ही नहीं आता, पढ़ाऊंगा कैसे? अच्छा, फिर ये कि आप शफीक साहब से या शाहिद साहब से एक दफा कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो आपको बेटर बता सकते हैं, उनके पास पूरा स्केड्यूल है। चलो ये ठीक है। इसका मतलब ये है कि संडे को किसी बात नहीं, मैं असल में एक और चीज़ ये भी उनसे तो मैं पूछ ही लूँगा। मैं ये भी चेक करना चाह रहा था इंटरनली किसी को इशू तो नहीं है। तो जो लोग आ रहे हैं उसमें क्या कहना चाहिए, उनको संडे को भी कोई इशू नहीं है, तो संडे को हम रख लेंगे। मैं बाहर उनसे पूछ लूँगा। और कल की जो क्लास है वो नहीं होगी, वो मैं पहले बता दूँ, ये तो मैं भूल ही जाऊँ, इसलिए मैंने ये इसको पहले बता दिया आप लोगों को। ठीक है। लेकिन सर संडे का टाइम बताएं फिर। संडे की जो क्लास के टाइमिंग्स होंगे वो हम कोशिश करेंगे कि असर से मगरिब के दरमियान रख लें।
ठीक है, लाइक सही है सर। 4 से तो लेके वो टाइम 5:30। सही रहेगा। हाँ सर सेम टाइमिंग में रख लें अगर आप 7:30 से स्टार्ट करके नहीं संडे हो वाले सकता है, दिन। संडे को लोग अक्सर कहीं जाना हो शाम को, तो दिन में भी कई काम होते हैं अक्सर लोगों के, मतलब मुझे भी करने हैं, तो सर अब सही मैं है ये टाइम। सर सर तो समझ मगरिब सर वाली मतलब टाइमिंग कि सही है सर, बेस्ट 1.5 है। घंटे का ही रखेंगे आप? हाँ 1.5 घंटे के रखेंगे। अच्छा अक्सर सर से देख मगरिब में लीजिएगा नॉर्मली का प्रॉब्लम ना हो बस। क्या चीज? सर नमाज का टाइम ना आए, बस बीच में ही नहीं देख नमाज तो लीजिएगा। पढ़ेंगे, हम भी पढ़ते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, उसके अलावा जैसे आपको दिल करे। ठीक है, ठीक हो गया। तो बहरहाल चलें। अच्छा तो मैं ये बता रहा था एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स बेसिकली एट्रीब्यूट्स की मैं डेफिनेशन लिखवा दी, अब मैं टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स लिखवा रहा हूँ। 3 किस्म के एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक होता है सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, लिख लें सिंगल वैल्यूड। अच्छा सर सॉरी, परसों क्लास होगी आपकी? कल क्या कल कल नहीं होगी, परसों तो होगी इंशाल्लाह। ठीक है सर, थैंक यू। बुध वाले दिन मिलूंगा क्लास इंशाल्लाह। ठीक है, ओके सर। ओके। तो अब हमारे पास सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हैं, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हैं और यूनिक एट्रीब्यूट्स हैं। अनम ये आप अनम्यूट हो गई क्या? ये रेज हैंड क्यों किया हुआ है आप लोगों ने यार? सर वो सॉरी गलती से अच्छा हुआ चलो है। नहीं। अच्छा तो हमारे पास ये 3 किस्म के एट्रीब्यूट्स हो गए, सिंगल वैल्यूड, मल्टी वैल्यूड और यूनिक एट्रीब्यूट। यूनिक एट्रीब्यूट्स। ओके, अब मैं एंटिटी और एट्रीब्यूट्स दोनों को बता देता हूँ। देखो एंटिटी कहते हैं उस ऑब्जेक्ट को जिसके बारे में और ये इदारा जो है वो डाटा कलेक्ट करने में दिलचस्पी रखता हो। फॉर एग्जांपल बैंक, बैंक किसके बारे में डाटा कलेक्ट करेगा? अकाउंट समझ होल्डर्स। के बाद एयरलाइन किसके बारे में डाटा कलेक्ट करेगी? पैसेंजर्स। ट्रैवलर। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट किसके बारे में डाटा कलेक्ट करेगा? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट। एफबीआर किसके बारे में करेगा? टैक्स पेयर। हॉस्पिटल किसके बारे में करेगा? डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स। ट्रेन वाले किसके लिए करेंगे? पैसेंजर्स। ठीक है। ई कॉमर्स वाले किसके बारे में करेगा? कस्टमर्स या प्रोडक्ट्स। इसका मतलब हो गया कि जिसके बारे में आप जिसके बारे में चाहे वो टेंजिबल है या नॉन टेंजिबल है, क्योंकि प्रोडक्ट तो नॉन टेंजिबल होती है, लिविंग है या नॉन लिविंग है, जिसके बारे में आप डाटा इकट्ठा करना चाहते हो उस ऑब्जेक्ट को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? एंटिटी। एंटिटी। ठीक हो गया। अब आप एंटिटी में इंटरेस्टेड नहीं होते, आप एंटिटी की मालूमात में इंटरेस्टेड होते हैं। बैंक जो है वो अकाउंट होल्डर में इंटरेस्टेड नहीं है, बैंक अकाउंट होल्डर की मालूमात में इंटरेस्टेड है। अब अगला सवाल, कौन सी मालूमात में आप इंटरेस्टेड हैं? जिस मालूमात में इदारा इंटरेस्टेड होता है उस मालूमात को बेसिकली हम क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट्स। मतलब बैंक को इससे कोई गर्ज नहीं है कि मेरे पास सीजा है या नहीं है, मेरे पास गाड़ी कौन सी है। बैंक को इस बात का गर्ज है कि मेरी इनकम कितनी है, मेरे अकाउंट में पैसे कितने हैं, मैं डुअल नेशनल हूँ या नहीं हूँ। बात समझ आ रही है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को मेरी किस मालूम आईसीएम में को मेरी कौन सी मालूमात चाहिए? आईसीएम में को ये पता होना चाहिए कि मेरे पास कितने पैसे हैं? नो। मेरी क्वालिफिकेशन क्या है? पता होना चाहिए आईसीएम में को? यस सर। बिल्कुल पता होना चाहिए। आईसीएम में को ये पता होना चाहिए कि मेरा ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कितना है? यस यस सर। बिल्कुल। आईसीएम में को ये पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल मैंने कितने बाहर की ट्रिप की हैं? नहीं। नो आईसीएम को ये पता होना चाहिए कि मैंने हज किया या नहीं किया? नो सर। नहीं। इसका मतलब है अच्छा, इसी तरीके से स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि भाई मैं कहाँ रहता हूँ? ये पता होना चाहिए सर। नो सर। नहीं। ये क्यों पता होना चाहिए? ये तो मतलब एक तरह का आपकी वो है, इजहार है कि आपकी राय पता प्रोफेशनली नहीं पता होना चाहिए। अच्छा, सवाल ही गलत पूछा मैंने वैसे। अच्छा दूसरी बात ये कि इसी तरीके से जो आपके टैक्स पेयर्स हैं उनको ये पता होना चाहिए कि जो सॉरी एफबीआर को ये पता होना चाहिए कि जो टैक्स पेयर है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? नो सर। नहीं। उसको ये पता होना चाहिए कि ये एम्प्लॉयड है या एम्प्लॉयड नहीं है? पता यस होना सर। चाहिए। बिल्कुल पता होना चाहिए। उसको ये पता होना चाहिए कि इनकी गाड़ी का कलर कौन सा है? नहीं। नो सर। नहीं। ये पता होना चाहिए गाड़ी कौन सी है। राइट। इन इसका मतलब ये हो गया कि अच्छा, क्या बैंक को ये पता होना चाहिए कि मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा है?
नो सर। नो सर। पता होना चाहिए सर, हाँ? पता होना चाहिए सर। वो ब्लड बैंक वालों को पता होना चाहिए, बैंक अकाउंट वालों को नहीं पता होना चाहिए। आपने ये नहीं बोला कि कौन से बैंक को चाहिए सर। हाँ, इसलिए मैंने क्या, इसलिए क्लियर कर दिया। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पास हर इदारा अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक ख़ास किस्म की एंटिटीज़ में इंटरेस्टेड होता है, नंबर 1। फिर दूसरी बात ये कि वो एंटिटीज़ की तमाम मालूमात में इंटरेस्टेड नहीं होता, वो अपनी जो क्या कहना चाहिए उसका स्कोप है उसके मुताबिक उसकी एक महदूद मालूमात में दिलचस्पी जाहिर करता है, राइट। तो वो मालूमात, एंटिटी की वो मालूमात जिसमें इदारा दिलचस्पी रखता हो, उस मालूमात को या उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट। कुछ समझ आ रही मेरी बात? यस सर। जी सर। ओके। अच्छा, अब एट्रीब्यूट 3 किस्म के हैं, क्या होते हैं? सिंगल वैल्यूड, सिंगल, मल्टी और यूनिक। ओके। आप सबके कितने नाम है? मेरा तो एक ही नाम है सर। नहीं, मेरा क्या मतलब, मेरे कौन से 6 नाम है? सबके एक ही नाम होते हैं भाई, इसका मतलब नाम एक होता है। पता ओके। है ना। एनआईसी कितने हैं सबके? शनाख्ती कार्ड नंबर? हाँ, सर एक ही होते हैं। ओके। अच्छा, ईमेल, फोन नंबर कितने हैं? एक। एक से ज्यादा है। एक, कुछ के एक हैं हाफिज साहब, ठीक एक से बात है। ज्यादा है सर। कुछ के एक है, कुछ के एक से ज्यादा है, ओके। अब आप देखें, सिंगल वैल्यूड, आपका नाम एक है, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर एक है, आपका जो क्या कहना चाहिए ब्लड ग्रुप एक है, राइट। जी अच्छा, आपका मजहब एक है। अच्छा, जी आपकी जो सेक्ट है, तो मतलब कहने का मतलब है कि जो आप किस फिके से बिलोंग करते हैं, वो एक है। अच्छा, इसी तरीके से, लेकिन आपका पता मल्टीपल हो सकते हैं, मौजूदा और मुस्तकिल, आर्जी मुस्तकिल। आपके मोबाइल नंबर 2 हो सकते हैं, आपकी ईमेल आईडीज 2 हो सकती हैं, आपका पासपोर्ट नंबर एक है, राइट। तो आपके वो एट्रीब्यूट्स जिनकी एक वैल्यू हो, उसको क्या बोलेंगे? सिंगल वैल्यूड। सिंगल वैल्यू। सिंगल वैल्यू। लेकिन आपके वो एट्रीब्यूट्स जिनकी मुमकिन तौर पर मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हों, उनको हम क्या बोलेंगे? मल्टी वैल्यू। मल्टीपल। ओके। आपकी मल्टीपल क्वालिफिकेशंस हो सकती हैं? यस सर। यस सर हो सकता है। बिल्कुल। आपके मल्टीपल पासपोर्ट हो सकते हैं? यस सर हो सकते हैं। Yes, डुअल सिटीजनशिप। बिल्कुल। आपके पास एक पासपोर्ट का एक, आपके मल्टीपल पासपोर्ट तो हो सकते हैं, लेकिन एक पासपोर्ट के मल्टीपल नंबर हो सकते हैं? नो सर। नो नहीं। आपके मल्टीपल मोबाइल नंबर हो सकते हैं, आपके यस सर। Yes, sir. मल्टीपल आईडीज हो सकते हैं, आपके मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हो सकते हैं, आपका एनटीए नंबर मल्टीपल हो सकते हैं? नो सर एक ही होगा। नो सर। नहीं होगा, एक ही होगा, राइट। अच्छा, आपके पास अगर एक गाड़ी है तो गाड़ी का एक ही नंबर होगा ना, जी राइट। अब कुछ समझ आ रही है कि सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड में क्या फर्क है? जी सर यस क्लियर सर। हो रहा है। ओके। अब होता है यूनिक। यूनिक का मतलब होता है, अच्छा, मेरा नाम मालूम है आपको? यस सर सर। रिजवी लिखा आता है। अच्छा, शुक्र है। अच्छा, सैयद कुर्बान रिजवी। ठीक, शुक्रिया। अब किसी का भी तो ये नाम भी, ये नाम किसी और का भी हो सकता है ना। बिल्कुल। जी सर हो लेकिन जो सकता मेरा है। एनआईसी है वो किसी और का नहीं है। मेरा पासपोर्ट नंबर यूनिक है, मेरा क्या, आपका भी यूनिक है, मेरा लाइसेंस, आपका लाइसेंस नंबर यूनिक है, राइट। तो वो ठीक। चीजें जो मेरी और आपका जो आईसी में रजिस्ट्रेशन नंबर है वो किसी और का नहीं होगा, यस सर। है ना। सही। तो वो चीजें जो आपकी यूनिक हैं उनको हम क्या बोलते हैं? यूनिक एट्रीब्यूट्स। यूनिक एट्रीब्यूट्स। अच्छा, हर यूनिक एट्रीब्यूट जो है वो सिंगल वैल्यूड होगा, लेकिन हर सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट यूनिक एट्रीब्यूट नहीं होगा। यूनिक नहीं होता। सही है सर। समझ गए ना बात? एक जी मिनट सर। होल्ड करना प्लीज। अच्छा जी, तो ये बात क्लियर हो गई सबको? जी यस सर। सर। Yes, सिंगल sir. वैल्यूड भी हो गए, मल्टी वैल्यूड भी हो गए, और की एट्रीब्यूट्स भी हो गए। अब हमने एंटिटीज भी पढ़नी। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा डेटाबेस मॉडलिंग क्या होती है, स्टैंडर्ड डायग्राम कौन सी होती है। हमने पढ़ लिया, पहले डिजाइन बनाते हैं, फिर ईआरडी बनाते हैं, फिर टेबल्स बनाते हैं। फिर हमने ये देख लिया कि टेबल्स ईआरडी बनाने के लिए हमें एंटिटीज का पता होना जरूरी है,
हमें एट्रीब्यूट्स का पता होना जरूरी है। एट्रीब्यूट्स 3 किस्म के होते हैं, सिंगल वैल्यूड, मल्टी वैल्यूड और यूनिक एट्रीब्यूट्स। अब अगली बात है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या होती है? रिलेशनशिप एक क्या लिखें? रिलेशनशिप इज दी relationship is the association between two entities. अच्छा जी, मसलन आईसीएमए जो है, आईसीएमए क्या है? इंस्टीट्यूशन है। जी सर। ओके, आईसीएमए कौन सी दो एंटिटीज के बारे में डाटा इकट्ठे करने में इंटरेस्टेड होगा? टीचर एंड स्टूडेंट। टीचर और स्टूडेंट्स, वेरी गुड, दो एंटिटीज हो गई। ओके, अब टीचर और स्टूडेंट में मेरे और आपके दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप क्या है? स्टडी है, आप हमें पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं आपसे। एग्जैक्टली, आई टीच यू, यू आर टॉट बाय मी। ठीक है ना? तो ये मेरे और आपके दरमियान एसोसिएशन नहीं है। हम किस, आप हाफिज साहब जो हैं या मैं जो हूं, मैं किस एंटिटी से बिलोंग करता हूं? टीचर्स की। और आप किस एंटिटी से बिलोंग करते हैं? स्टूडेंट। स्टूडेंट। टीचर और स्टूडेंट की एंटिटी में क्या ताल्लुक है? टीचिंग का। ठीक। बात समझ में आ गई? तो जी मैंने सर। कहा था ना कि डेटाबेस में जरूरी है कि वही डाटा रखा जाए जिसके दरमियान क्या हो? लॉजिकल रिलेशनशिप। बिल्कुल, तो ये वही रिलेशनशिप है। उस, जिस इसका मतलब है एंटिटीज, पहले हम क्या करेंगे? एंटिटीज को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर हम एंटिटीज के माबैन उनके ताल्लुकात को आइडेंटिफाई करेंगे। बात समझ में आ गई? जी सर। यस सर। ओके, जैसे ये हो हॉस्पिटल गया। में डॉक्टर एंड पेशेंट के दरमियान ट्रीटमेंट रिलेशनशिप हो, कैसे है ना? बिल्कुल, मैं बताता हूँ। डॉक्टर एग्जामिन्स द पेशेंट, रिलेशनशिप हो गई। जी सर। पैसेंजर बुक्स द फ्लाइट, रिलेशनशिप हो गई। कस्टमर बाय द प्रोडक्ट, कस्टमर एंटिटी है, प्रोडक्ट एंटिटी है, बाय रिलेशनशिप है। ठीक होगी बात? सप्लायर जी सप्लाई द प्रोडक्ट, रिलेशनशिप होगी। तो रिलेशनशिप हमेशा वर्ब होगी, एंटिटी हमेशा नाउन होगा, ये भी याद रखना। टीचर नाउन है, स्टूडेंट नाउन है, दोनों एंटिटी। टीचर टीचिस, टीचिस वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। महारत, समझ आ गई बात की? यस सर। रिलेशनशिप भी समझ लिया हमने। ओके, अब अगला टॉपिक है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। क्या है? ऑफ रिलेशनशिप। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। डिग्री ऑफ रिलेशन, एक है टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, वो मैं बाद में बताता हूँ। एक है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, ये ज़्यादा आसान है, पहले ये कर लेते हैं। एक मिनट होल्ड करना प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
चेक करना नहीं, ये देखो मैंने सेंड किया, सर को सेंड हुई है। हाँ, इसी को भी मैंने सेंड किया था। के पास जब मैंने देखा कि गाड़ी का दूसरा ट्रैक्टर तो इस्लामाबाद में और मुझे सब पता चल गया। हेलो। अच्छा, जी सर। तो हमारे पास अभी रिलेशनशिप्स जो है उसको कहते हैं, जो एंटिटीज के दरमियान एसोसिएशन होती है उसको कहते हैं रिलेशनशिप। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब डिग्री ऑफ रिलेशनशिप ये होता है कि एक रिलेशनशिप में कितनी एंटिटीज इन्वॉल्व है। ठीक है, एक रिलेशनशिप में कितनी एंटिटीज इन्वॉल्व हैं, इसको हम क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। अच्छा, अगर एक रिलेशनशिप में अगर एक ताल्लुक दो एंटिटीज के दरमियान है तो उस रिलेशनशिप को कहेंगे बाइनरी। ठीक है, और अगर एक रिलेशनशिप तीन एंटिटीज के दरमियान है तो उसको बोलेंगे ट्राई। बाइनरी बोलते हैं ना, बाय बाय का मतलब होता है टू, तो बाइनरी। बी आई की जगह टी आर आई लिख दो, TRINARY, ट्राइनरी। ठीक है, इसी तरह अगर चार एंटिटीज इन्वॉल्व होंगी तो उसको बोलेंगे टर्नरी, TERNARY। तो फॉर एन एंटिटीज उसको बोलेंगे NARY। मेरी बात समझ आ गई? और अगर एक एंटिटी होगी सिर्फ तो उसको बोलेंगे यूनरी, UNARY। अगर एक रिलेशनशिप में एक ही एंटिटी है तो उस रिलेशनशिप को बोलेंगे यूनरी। अगर दो एंटिटीज हैं तो क्या बोलेंगे? बाइनरी। तीन है तो ट्राइनरी, चार हैं तो टर्नरी, पांच हैं तो उसको बोलेंगे पेंटानरी, और इसी तरह हेक्सानरी। बहरहाल फॉर एन इट वुड बी NARY। तो इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। ये बात समझ में आ सर गई? दो होंगी तो कितने होंगी? बाइनरी, बाइनरी। और तीन होंगी टाइमरी, और चार होंगी तो टर्नरी, TER। चार पे चार पे टर्नरी, TER। सर ट्राइनरी और टर्नरी। हाँ जी। ओके। और एक होगी तो यूनरी, UNARY। ओके, अब है टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। ये लिखें, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप चार किस्म की है। 1 to 1, बल्कि तीन किस्म की यूं लिखें, 1 to 1, 1 to many, many to many। 1 to 1, 1 to many और many to many। एक और चीज लिखें, वो मैं कल समझाऊंगा, ये और कल। उसको कहते हैं कोऑर्डिनैलिटी। कोऑर्डिनैलिटी, CARDINALITY। कोऑर्डिनैलिटी। हाँ जी। अभी हमने आज क्या कर लिया? PRD क्या होती है, डेटाबेस मॉडलिंग किसको कहते हैं, एंटिटीज क्या होती हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, सिंगल वैल्यूड मल्टी वैल्यूड की एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, रिलेशनशिप क्या होती है, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या होती है। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर सबको? यस सर। ओके, गुड। बाकी नेक्स्ट में करेंगे इंशाल्लाह, परसों। कल क्लास नहीं है। आप मीनवाइल अपना आर्टिकल और बेहतर करें। जिन्होंने नहीं भेजा वो मुझे भेजें।
ठीक है? एक्सक्यूज मी सर, जी 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 एक्सक्यूज मी सर, मैंने आपको सेंड कर दिया जो आपने मुझे किया था, उसी पे रिप्लाई किया है। ये फिर भी नहीं मिला। सर मैं सेंड कर दी, 3 दफा कर चुकी हूँ। एक दफा करने से भी मिल जाता है और नहीं मिलना सर हो तो मैंने तीन भी बार आपको भी अपना आर्टिकल सेंड कर दिया है, वो भी कंडीशन कर। सर फिर क्या रीजन हो सकती है? मैं बताता हूँ। हाँ जी मिल गया। सर मेरा जी जी आपको भी मिल गया, बिल्कुल मिल गया। एक मिनट में पढ़ लूंगा। ओह ये जी मैसेज सर। तो बड़ा डेंजरस मैसेज है। तुम्हारे कंप्यूटर में वायरसेस है भाई। सर मेरे में? हाँ जी। अच्छा अच्छा। डायग्राम तो बड़ी अच्छा, वो पेपर तो बहुत अच्छा बना के भेजा आपने। गुड। थैंक यू सर। इसको मैं पढ़ के फिर बताऊंगा। अभी बाकी जो है अफान ने भी मुझे भेजा है। तो अफान मेरा भी ने जी सर ठीक। अच्छा भेजा अफान ने। गुड गुड वेरी गुड। सर मेरा कैसा बना है, क्या खामियां अभी इसमें? अभी तो मैं पढ़ लूँ तो फिर खामियां निकालूंगा। ठीक है, ठीक है इसको मुझे ना ठीक ये है थोड़ा सर। सा इसकी ये क्या कहना चाहिए, ये मुझे पीडीएफ में तुम्हें कन्वर्ट करना आता है सर ये आपको? जी सर। इसको पीडीएफ में करके भेजो जरा मुझे। ओके सर ठीक है। ठीक है सर चलो एक सही क्वेश्चन है। था। जी पूछा आप सर। सर पुराना जो हमने लेक्चर पढ़ा उससे रिलेटेड है। हमने ईडीआई मॉड्यूल पढ़ा था, उसमें ओएसआई एक मॉडल पढ़ा था ना, जो ईडीआई के रूल्स एंड पॉलिसीज हैं। ईडीआई हमने पढ़ा था, वो एक हार्डवेयर भी एक सॉफ्टवेयर भी है जिसे हम खरीदते हैं। ओएसआई में बोल रहा हूँ सर, वो कोई हार्डवेयर है या फिर वैसी इनविजिबल दोनों कोई ऐसी चीज? दोनों किस्म के आते हैं, हार्डवेयर में भी आता है सॉफ्टवेयर में भी आता ठीक है, ओके सर। है। ठीक है सर ये ये क्वेश्चन। सर ये जो डेटाबेस है ये बनवाना पड़ता है या बना बनाया भी मिल जाता है? डेटाबेस तो बनवाना पड़ता है, डीबीएमएस बना बनाया मिल जाता है। ओके ओके। या बना भी सकते हैं बनवा भी सकते हैं। इजाजत है, जाऊँ मैं? जी सर। जी ओके थैंक अल्लाह यू सर। थैंक यू। थैंक यू अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बासिम जी सर। ओके, फिर परसों मुलाकात होगी। ओके सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह कभी हाफिज। इस्लामाबाद आओ तो मिलना मुझसे। जी सर। इस्लामाबाद आओ तो चक्कर मुझसे मिलना। ओके सर। ओके सर। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।